गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? होप बढ़िया होंगे। सो हम अपनी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू रखते हैं और हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था? चंद्रवंश का अवनति काल। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें है चंद्र शासक कल्याण चंद्र चतुर्थ, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम, ये लास्ट वीडियो रहेगी और इस वीडियो में हम ये चंद्रवंश पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। ये वीडियो भी लगभग बन जाएगी हमारी 25-30 मिनट के आसपास। सो वी कंटिन्यू दिस प्लेलिस्ट। इसके बाद हम परमार वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर गोरखाओं के बारे में पढ़ेंगे। गोरखाओं के बाद हम ये टिहरी प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ वी कंटिन्यू दिस प्लेलिस्ट या सीरीज। सो चंद्र शासन कल्याण चंद्र चतुर्थ। कल्याण चंद्र का कार्यकाल 1730 से 1747 ईस्वी तक रहा। पॉइंट नेक्स्ट। राजा बनने से पूर्व कल्याणचंद डोटी के कल्याण सिंह के नाम से मजदूरी करता था तथा अनपढ़ राजा था। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। नेक्स्ट, कल्याण चंद चतुर्थ के समय 1743 से 1745 ईस्वी को कुमाऊं पर रुहेलों का आक्रमण हुआ। नेक्स्ट, 1743 ईस्वी में रुहेलखंड या कटेहर के सरदार अली मोहम्मद खां ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, रोहेला आक्रमण के समय गढ़वाल शासक प्रदीप शाह ने कल्याण चंद्र की मदद की। किसने? प्रदीप शाह ने किसकी मदद करी? कल्याण चंद्र की। नेक्स्ट, वैसे एक सोचने वाली बात है ना कि कैसे राजा राज्य के लिए एक दूसरे को मारते थे, फिर मारने के बाद अगर वहाँ उनके जनता को प्रताड़ित करना, ये कर लगाना, वो कर लगाना, ठीक है। हम देखते हैं पॉइंट अपना। कल्याण चंद चतुर्थ ने मुगल बादशाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। किसने? कल्याण चंद्र ने। देखो खुश करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कल हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। सो हम केवल अब टॉपिक देखते हैं कि क्या क्या है। सोचने में आए तो क्या ही होगा, छोड़ो। कल्याण चंद्र को काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। किसने? कमरुद्दीन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। किसको? कल्याण चंद्र को। नेक्स्ट, कल्याण चंद्र चतुर्थ ने अल्मोड़ा में चौमहला महल बनवाया। वह अपनी राजधानी को राजगंगा कहता था। नेक्स्ट, कल्याण चंद्र ने लच्छी गोसाई मंडराल को सयानाचारी सौंपी, जो 16 गांवों का सयाना था। नेक्स्ट, कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय बलिराम चौधरी लेखक था। नेक्स्ट, कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय अवध के नवाब मसूर अली खान ने कुमाऊं के तराई पर अधिकार किया और शिवदेव जोशी को बंदी बनाया। किसने? मसूर अली खान ने कुमाऊं के जो प्लेन एरिया था उस पर अधिकार कर लिया था और शिवदेव जोशी को क्या किया? उसने बंदी बनाया। कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक कवि शिव हैं, जो कल्याण चंद्र का राजकवि था। यानी जो राजकवि था कल्याण चंद्र का, कवि शिव, उसने कौन सी पुस्तक लिखी? कल्याण चंद्रोदयम। राजा बनने के बाद कल्याण चंद्र ने गेड़ागर्दी शासन के नायक पूरनमल एवं मानिक चंद्र को मरवाने का आदेश दिया। ठीक है। नेक्स्ट, जीवन के अंतिम समय में कल्याण चंद चतुर्थ की आंखों की रोशनी चली गई। अब हम शिवदेव जोशी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये इनके बारे में, कि ये तो कवि तो है ही राजकवि, थोड़ा सा इसके बारे में लिखा होगा, वो देखते हैं। शिवदेव जोशी कुमाऊं के कौटिल्य नाम से प्रसिद्ध था। इतिहासकार नित्यानंद मिश्र ने शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा और शिवदेव जोशी कल्याण चंद चतुर्थ के क्या थी? सेनापति थी। शिवदत्त जोशी ने रोहिला आक्रमण को डटकर सामना किया। तो शिवदेव जोशी ने क्या किया? रोहिला आक्रमण हुआ था, उनका डटकर सामना किया। शिवदेव जोशी को सम्मान स्वरूप तराई भाबर का प्रबंधन दिया गया। कल्याण चंद ने शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि दी। शिवदेव जोशी को अल्पवयस्क पुत्र दीपचंद का संरक्षक नियुक्त किया गया, जिस कारण शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहते हैं। ठीक है। अब कल्याण चंद्र चतुर्थ के उत्तराधिकारी देखते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, दीपचंद।
1748 में दीपचंद कुमाऊं का शासक बना, जिसके समय पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, जिस समय मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने मराठों के विरुद्ध सैन्य टुकड़ी भेजी थी। किसने? दीपचंद ने। नेक्स्ट पॉइंट, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के खिलाफ 4000 कुमाऊनी सेनापति हरिराम एवं उपसेनापति बीरबल नेगी के आधिपत्य में भेजी गई थी। यानी कि 4000 कुमाऊनी सैनिकों को इसने भेजा, दीपचंद ने। नेक्स्ट, पानीपत के तीसरे युद्ध में कुमाऊं सेना पहाड़ी हथियार के साथ बहादुरी से लड़े थे, जिसके लिए एटकिंसन लिखते हैं कि पहाड़ी लोगों ने रॉकेट एवं हैंड ग्रेनेड में अपना अच्छा कौशल दिखाया। ठीक है, देखो तो पानीपत के युद्ध के समाप्ति के बाद मुगल बादशाह ने कुमाऊं सेनापति से मिलने की इच्छा प्रकट करी थी और लूट के माल में से मकना नामक हाथी, जेवरात एवं अन्य बहुउपयोगी चीज़ें राजा दीपचंद के लिए भिजवाई थी। किसने? वो मुगल बादशाह ने। नेक्स्ट, दीपचंद बड़े ही मिलनसार एवं दयालु प्रकृति के नृपति थे। उसने कुछ भी मांगने पर ना कहना तो जानते ही नहीं थे, जिस कारण उन्होंने बहुत सी जागीरें लोगों को प्रदान की थी। नेक्स्ट, राजा दीपचंद व उनके साथ उनके 2 लड़कों को सीराकोट के किले में कैद करके रखा गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। किसको? दीपचंद और उनके 2 लड़कों को सीराकोट के किस में रखा? किले में रखा, जहां उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। तामाडोंड का युद्ध 1755 में शिवदेव जोशी एवं गढ़ सेनापति नरपति गुलेरिया के बीच हुआ था। कब? 1755 में। नेक्स्ट, शिवदेव जोशी के मरने के बाद दीपचंद ने हर्षदेव जोशी को बख्शी बनाया था। नेक्स्ट, दीपचंद के भाई मोहनचंद ने दीपचंद की गद्दी हड़प ली थी और हर्षदेव जोशी को बंदी बना दिया था, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग गया। कौन? हर्षदेव जोशी। तो दीपचंद का भाई था मोहनचंद ने क्या किया? हड़प लिया वो राज्य। उसके बाद जो हर्षदेव जोशी था उसको बंदी बना दिया, लेकिन हर्षदेव जोशी वो भाग गए। हर्षदेव जोशी कैद से भाग गया। हाँ, हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल के शासक ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, बगवाली पोखर का युद्ध 1779 ईस्वी में ललित शाह की सेना व मोहनचंद के बीच हुआ, जिसमें मोहनचंद लखनऊ भाग खड़ा हुआ। ठीक है, किसके बीच हुआ बगवाली पोखर का युद्ध? ललित शाह और मोहनचंद के बीच। ठीक है, और कब हुआ? 1779। नेक्स्ट, ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बिठाया और हर्षदेव जोशी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यानी जो ललित शाह था उसने अपने लड़के प्रद्युम्न शाह को कहाँ बिठाया? कुमाऊं में। और जो ये हर्षदेव जोशी था उसको क्या बनाया? प्रधानमंत्री। प्रद्युम्न शाह 1779 ईस्वी से 1786 ईस्वी तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठा, जिसमें स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया। नेक्स्ट, जयकित्र शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह श्रीनगर आ गया। अब उसका भाई था ना, वो मर गया था, उसके बाद वो प्रद्युम्न शाह कहाँ आया? श्रीनगर आया। 1786 ईस्वी में गढ़वाल एवं कुमाऊं कुछ समय के लिए प्रद्युम्न शाह के अधीन हो गया। हर्षदेव उसके प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं का शासन करने लगा। नेक्स्ट, मोहनचंद ने सिंहासन खाली होने का फ़ायदा उठाकर कुमाऊं की गद्दी हथिया ली। मोहनचंद दूसरी बार कुमाऊं का राजा बना। नेक्स्ट, हर्षदेव जोशी ने सशक्त सेना तैयार कर 1786 ईस्वी में पाली गांव के युद्ध में मोहनचंद को हरा दिया। देखो, हार गया दोबारा। नेक्स्ट, हर्षदेव जोशी ने 61वें चंद शासक शिवचंद को शासक
बनाया शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहा जाता है। किसे? शिवचंद को। इसके बाद मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब की सहायता से कुमाऊं की गद्दी हथिया ली। किसने? ये मोहनचंद के भाई ने, लाल सिंह ने। नेक्स्ट, लाल सिंह ने मोहनचंद के पुत्र महेंद्र चंद को गद्दी पर बैठाकर खुद उसका प्रधानमंत्री बन गया। कौन? ये मोहनचंद का भाई लाल सिंह। अंतिम चंद शासक महेंद्र चंद 62वां चंद शासक था। यदि मोहनचंद को एक बार गिने तो 61वां शासक कौन था? ये इसका महेंद्र चंद लड़का। हर्षदेव जोशी ने गोरखा नायक बहादुर शाह को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता दिया। किसने? हर्षदेव जोशी ने। देखो, 1790 ईस्वी में हवालबाग के साधारण युद्ध में महेंद्र चंद मारा गया। 1 फरवरी 1790 ईस्वी को अल्मोड़ा पर गोरखाओं का कब्जा हो गया। कब हुआ गोरखाओं का कब्जा? 1790 में। गोरखा यानी कि वो नेपाली। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में चंद राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। अल्मोड़ा शाखा एवं काशीपुर शाखा में 2 भागों में डिवाइड हो गया। कब? ब्रिटिश काल के टाइम पे। महेंद्र चंद के पुत्र प्रताप चंद्र को अंग्रेजों ने कुछ गांव जागीर के रूप में प्रदान की। काशीपुर शाखा में लाल सिंह के पुत्र गुमान सिंह ने राज किया, जिसके दरबार में कवि गुमानी पंत रहते थे। नेक्स्ट, उत्तराखंड सांसद रहे केसी सिंह बाबा काशीपुर चंद शाखा से संबंध रखते थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थोड़ा सा हर्षदेव जोशी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, हर्षदेव जोशी को हरकदेव जोशी भी कहा जाता है। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। किंग मेकर तो कहाँ, उसने गोरखाओं को बुलाया। तो नेक्स्ट, डब्ल्यू फ्रेजर व कैप्टन हेयरसी ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवॉरिक कहा और हर्षदेव जोशी ने लगभग 8 नरेशों को गद्दी पर बैठाया। हाँ, किंग मेकर। राहुल सांस्कृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी। संज्ञा, हाँ। अब हम इतिहास के बारे में ऐसे देख रहे तो हमें लग रहा है, लेकिन उस टाइम के लिए ठीक ही था। नेक्स्ट हम देखते हैं कुमाऊं में नेपाल की देन एवं संबंध। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री चारुमिता का विवाह नेपाल के राजकुमार देवपाल से कराया था। किसने? राजा अशोक ने। किरातों ने कुमाऊं व नेपाल के साथ साथ राज किया। किसने? किरातों ने, जिन्हें किराती व राई राजा कहा जाता था। किरातों के बाद खसों ने भी कुमाऊं व नेपाल में शासन किया था, जिस कारण खसकुरी भाषा का उद्भव हुआ। नेपाल में लिच्छवी राजवंश ने शासन किया था और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया था। हर्षवर्धन व नेपाल नरेश अंशुवर्मन के बीच मैत्री भाव का व्यवहार था। प्रसिद्ध संत गुरु गोरखनाथ ने नेपाल में धर्म का प्रचार प्रसार किया। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और नेपाल की गोरख पहाड़ी का नामकरण इन्हीं के नाम पर पड़ा। किन के नाम पे? गुरु गोरखनाथ के नाम पर, ठीक है। अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाने वाला गंगनाथ, जो नेपाल से साधु बनकर कुमाऊं आया था, वह स्वयं चंदवंशी राजकुमार था। कौन? गंगनाथ। प्रसिद्ध फकीर गोपीचंद नेपाल के रहने वाले थे। कौन? गोपीचंद। नेपाली भाषा नेवारी व खसकुरी का प्रभाव
कुमाऊनी भाषा में दिखता है। कुमाऊं का हिल जात्रा उत्सव नेपाल की देन है। नेपाल में इसे इंद्र जात्रा कहते हैं और कुमाऊं में प्रचलित हरेला, घुरुडिया त्योहार एवं ओल्गा प्रथा नेपाली रीति रिवाज है। कुमाऊं के पवित्र गोरिल देवता एवं सीरा में प्रचलित रौद्र देवता का मूल नेपाल में था। जो गोरिल देवता है ना, गोलू देवता, उनका, और सीरा में प्रचलित रौद्र देवता ना, वो भी कहाँ के मूल थे? नेपाल के। कुमाऊं में पीठ पर बोझा रखने एवं मुर्दा को बांधकर जल्दी जल्दी भगा ले जाना आदि प्रथा नेपाल की देन है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे चंदकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सोमचंद कुमाऊं आया था। चंदों के राजकुमार अपने आप से पहले कुंवर व गुसाई लगाते थे, लेकिन भारतीय चंद के झाक ताम्रपत्र में पर्वत चंद के नाम से पूर्व कुंवर लगा था और रत्नचंद के नाम के बाद कुंवर था, अतः चंद रत्नचंद छोटा पुत्र हो सकता है। नेक्स्ट, चंद राजाओं की उपाधि श्री राजाधिराज महाराज धीराज थी। ताम्रपत्रों में उत्कीर्णों को सुनार या सुदान कहा जाता था। ताम्रपत्रों के लेखक जोशी होते थे, जिन्हें जोईसी कहा गया। ज्ञानचंद के गोबासा ताम्रपत्र में उत्कीर्ण के लिए लिखित इंद पद्याकरण नाम का प्रयोग हुआ। चंदों के ताम्रपत्रों में राजाओं की वंशावली नहीं मिलती है, बल्कि कत्यूरी के ताम्र में राजाओं की वंशावली मिलती है। केवल एकमात्र चंद राजा जगत चंद, जिसके बरम ताम्रपत्र में उसके पिता का नाम मिलता है। नेक्स्ट, चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत थी, जो काली व चंपावती नदी के तट पर थी। नेक्स्ट, चंदों की दूसरी राजधानी अल्मोड़ा या आलमनगर में कोसी नदी के तट पर बनी। नेक्स्ट, चंद शासन में राजधानी के लिए बुंगा, राजापुर, राजधानी शब्द का प्रयोग मिलता है। चंद काल में गोला बारूद रखने वाले स्थान को सेलखनिया कहा जाता था। चंद काल में गाय बैल रखने वाले स्थान को ठाट, जबकि मांस के लिए प्रयोग होने वाले जानवरों जैसे बकरी, भेड़ आदि रखने वाले स्थान को सीकर कहते थे। अब हम देखेंगे चंदों का प्रशासनिक स्वरूप। पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताती जाती हूँ, आप देखते रहना, नोट करते रहना। राजा चंदों का सर्वोच्च शासक एवं प्रधान न्यायाधीश होता था। चंदों का शासन पंचायती राजतंत्र था, जो अपने नाम के अंत में देव शब्द धारण करते थे। राज्य के समस्त भूमि राजा के अधीन होती थी और राजा गूंट, संकल्प या रौद के रूप में जमीन दे सकता था, लेकिन पर्वतचंद, रतनचंद व त्रिमलचंद आदि ने पिता के रहते हुए जमीनें दान में दी थी। चंद राजाओं के सेनापति को बख्शी कहा जाता था। किसको कहा जाता था बख्शी? सेनापति को। किसके? चंद राजाओं के। चंदों के समय परामर्शदात्री का कार्य मेहरा व फर्तियाल करते थे। चंद राजाओं के दीवान जोशी हुआ करते थे। शिवदेव जोशी,
हरकदेव जोशी आदि बड़े विख्यात दीवान हुए, जिनमें दीवान की उपाधि प्रधानमंत्री के समान होती थी। चंद काल में दीवान के अधीन मंत्री या सचिव होते थे, जिनकी अधिकतम संख्या 10 होती थी। मंत्रियों की संख्या कितनी होती थी? 10 होती थी। चंद राजा राज्य मंडलों में विभक्त था, लेकिन मंडल 2 प्रकार के थे, सामंतों के अधीन व राजाओं के अधीन। सामंत राजा को वार्षिक कर देते थे, इन्हें ठक्कुर की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, किन्हें? सामंतों को। मंडलों के नीचे देश होते थे, तल्लादेश, मल्लादेश, खरक देश, पर्वत डोटिका देश आदि का उल्लेख मिलता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परगना होती थी, जो 2 प्रकार के होते थे। पहला नागरिक परगना और दूसरा सैनिक कमांडर के अधीन बख्शे होते थे। नागरिक परगने के अधिकारी को शीकदार या सरीदार कहा जाता था। दूसरा सैनिक कमांडर के अधीन, जिनका मुखिया बख्शी होता था। नेक्स्ट पॉइंट, उद्योग चंद के समय माल का सीकदार जगन्नाथ बरे एवं सीरा का सीकदार गंगराम था, जबकि जगत चंद के समय सीरा का सीकदार शत्रुपाल भंडारी था। नेक्स्ट, चंदों के समय परगने काली कुमाऊं, सोर, सीरा, फल्दियाकोट, पाली पछाऊं, कोटली आदि का जिक्र मिलता है कि इनके ये परगने थे करके। तराई भाबर में 6 परगने थे, बक्सी, माल, बुक्स्यार, मुंडिया, किलपुरी व छिनकी। ठीक है, 6 परगने थे। परगने गरखों में विभक्त थे, काली कुमाऊं व माल में, जिन्हें पट्टी कहते थे, और सोर व सीरा को गरखे कहते थे। गरखे का प्रशासक नेगी होते थे, जबकि सोर का नेगी शिरोमणि जोशी था। अतः नेगी पद का नाम होता था, जाति का नहीं। अब तो नेगी कास्ट होती है, जितनी भी कास्ट है पहले उपाधियां ही थी। नेक्स्ट, गरखे पुनः गांव में विभक्त थे और गांव के मुखिया सयाना या बूढ़ा होता था। काली कुमाऊं एवं जोहार में ग्राम मुखिया को बूढ़ा कहते थे। नेक्स्ट, पाली परगने एवं सल्ट क्षेत्र में ग्राम मुखिया को सयाना कहते थे, जो गांव के न्यायाधीश भी होते थे, जिन्हें अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था, और सयाना के नीचे थोकदार होते थे। नेक्स्ट, कल्याण चंद्र के अभिलेख में लच्छी गुसाई मंडराल 16 गांव का सयाना था। जो लच्छी गुसाई मंडराल था ना, उसके पास 16 गांव थे। नेक्स्ट, डाकिया राजा का दे गल्ला छहाड़ा उपज का 6वां भाग वसूल करता था। कौन? डाकिया राजा। पंच नवीसी नामक पंचायती कचहरी चंदों के समय थी, इसे 4 थान भी कहते थे। दंडाधिकारी को डंडे कहा गया। नेक्स्ट, कुमाऊं चंदकालीन प्रशासन का विभाजन इस प्रकार था। चंद राज्य मंडल के बाद देश आता था, देश के बाद परगना आता था, परगना के बाद गरखे आता था, और गरखे के बाद लास्ट गांव। ठीक है। नेक्स्ट, कुमाऊं चंदकालीन प्रशासनिक इकाई भागों में विभक्त थी। 4 बूढ़ा, 5 थोक, 4 चौथानी, पौरी, पंचल, विश्वा। नेक्स्ट, 4 बूढ़ा के अंतर्गत कार्की, बोरा, तड़ागी व चौधरी आते थे। 5 थोक में कौन कौन आते थे? मेहरा, फटियाल, देव, डेक, खड़ायत। ठीक है। नेक्स्ट, पंचबिड़िया वर्ग में 4 नौथानी व 6 छरिया ब्राह्मण आते थे। नेक्स्ट,
चंद काल में, रुको हाँ एक सेकेंड, चंद काल में सामान्य प्रजा के लिए पौड़ी 15 विश्वा का जिक्र मिलता है। चंदों के समय सीराकोट कुव्याक कारागाह था। यहाँ राजा दीपचंद व उसके 2 पुत्रों को कैद करके रखा गया था, जो हमने पीछे पढ़ा था, पीछे लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे चंदों की भू राजस्व नीति। कौटिल्य के सप्तांग राज्य सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंगों का वर्णन मिलता है, जिसमें एक अंग है कोश। नेक्स्ट, चंदों के समय राजा जिनको रौत, गोठ, विष्णुप्रति के रूप में जमीन देता था, यानी कि चंद राजा जिनको रौत या रूट जमीन देता था ना, उसे थातवान कहते थे। नेक्स्ट, खायकर अनाज व नकदी दोनों के रूप में कर देता था, जबकि सिर